नमस्ते दोस्तों। आज अभिव्यक्ति में हम सुनेंगे शिवानी जी की लिखी कहानी पिटी हुई गोट। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। दिवाली का दिन था। चीना पीक की जानलेवा चढ़ाई को पार कर जुआरियों का दल दुर्गम बीहड़ पर्वत के वक्ष पर दरी बिछाकर बिखर गया था। एक ओर बड़े से हंडे से बेनी नाग की हरी पहाड़ी चाय के भभके उठ रहे थे। दूसरी ओर पेड़ के तने से 7 बकरे लटकाकर आग की धुनी में भूने जा रहे थे। जलते पश्म से निकलती भयानक दुर्गंध सिगरेट व सिगार के धुएं से मिलकर अजब खुमारी उठ रही थी। नैनीताल से 4 मील दूर एक बीहड़ पहाड़ी पर जमा यह अड्डा आवारा रसिक जनों का नहीं था। 7-8 हजार से कम हस्ती का आदमी वहां प्रवेश भी नहीं पा सकता था। टेढ़ी खद्दर की टोपी को बांकी अदा से लगाए तरुण नेता महिम भट्ट, बहलदार कुंदन सिंह, कुंवर लाल बहादुर, सुंदर जोशी आदि एक से एक गणमान्य व्यक्ति महालक्ष्मी का पूजन प्रसादी ग्रहण कर अपने गुप्त अड्डे पर पहुंच जाते। छाती से ताश की गड्डी चिपकाकर टेढ़ी आंखों से दूसरे खिलाड़ी के पत्तों की ग्रह स्थिति भांपना, झूठी गीदड़ भभकियां देकर चले जाना उन सिद्धस्त पारंगत खिलाड़ियों के बाएं हाथ का खेल था। उस दायरे में प्रायः 8 से 10 ही खिलाड़ी रहते, क्योंकि चीना पीक के उस बादशाही खेल की चालें चलना हर किसी को संभव नहीं था। मिनटों में ही वहाँ 1000 की चाल तिगुनी कर पत्ते खुलवाए जाते। कभी कत्थे और चीड़ के ठेके दांव पर लगाए जाते और कभी आवारा पाटा और अपर चीना स्थित भव्य साहबी बंगले। नैनीताल के कई लखपति चीना पीक के उस वीरानी से वीरान बनकर लौटे थे। फिर भी प्रत्येक महालया को उसी धूम और उसी गरज तरज से फिर अड्डा जम जाता। कल रात सुना चीनियों ने हमारी 3 चौकियां और जीत ली। लाल शाह ने हाथ में सुरती मलकर अपने मोटे लटके होंठ के भीतर भरकर कहा। अबे हटा भी, कहाँ की मनहूस खबर ले आया, सारे पत्ते बिगाड़ दिए। लाल शाह को कोहनी से मार कर विक्रम पाल थी समीट ओट में अपने पत्ते देखकर बोला, ले देखें चीनी एक हाथ हमारे साथ, 10-10 को इसी तरह पटक दूंगा। पत्ते पटक जमीन पर फेंक कर उसने कहा, पिछली बार वह अपनी शाहनी की शुतुरमुर्ग के अंडों के आकार की नेपाली मूंगमाला यहीं हार गया था। इसी से साधारण पत्तों पर वह झूठी चाल नहीं चल रहा था। लो भाई, एक चाल मेरी। चुटकियां बजाते महिम भट्ट ने 100 का नोट फेंका और गिद्ध दृष्टि से एक पल में ना जाने किस जादुई शक्ति से सबके अदृश्य पत्ते भांप लिए। पत्तों की गरिमा उसके लाल आलू बुखारे से गालों पर भी उभर आई। मन के उत्साह को वो किसी प्रकार दबा नहीं पा रहा था। कभी चुटकियां बजाता, कभी खद्दर की टोपी को तिरछी करता, कभी गुनगुनाता और कभी जोर जोर से अंग्रेजी तानों की बेसुरी आवृत्ति ही किए जा रहा था। खेल रंग पकड़ रहा था। फरफराते नोटों को एक बड़े से पत्थर से दाब दिया गया। महिम भट्ट की चाल जैसी की तैसी थी, वह सब जानता था। वह शून्य में लटकने वाले त्रिशंकु नहीं था। एक एक कर सबने पत्ते डाल दिए। केवल एक व्यक्ति ही डटा रहा और वह था नौसिखिया खिलाड़ी गुरदास। कुछ खेल की जिद, कुछ चातुर्य से उकसाता खिलाड़ी महिम भट्ट उसे ले बैठे। पत्ते खुले तो वह 8000 हार गया था। दोनों हाथ झाड़कर वो उठने लगा तो लाल शाह ने खींचकर बैठा दिया। वाह वाह, ऐसे नहीं उठ सकते मामू, खेल ठीक 12 बजे तक चलेगा। अब है ही क्या जो खेलूं? गुरदास ने फटे गबरून के कोट की दोनों जेबें उलट दी। अम्मा है क्यों नहीं, मसाले मेवे की दुकान का क्या अचार डालोगे? लग जाए दांव पर, महिम भट्ट ने चुटकियां बजाकर कहा और पत्ते बट गए। 12 बजने में 5 मिनट थे, पर गुरदास की घड़ी में सब घंटे बज चुके थे। वह कौड़ी कौड़ी कर जोड़ी गई 8000 की पूंजी ही नहीं, बाप दादों की धरोहर अपनी प्यारी दुकान वो भी दांव पे लगाकर हार चुका था। ठीक घड़े की कांटे के साथ ही खेल समाप्त हुआ। एक एक कर सब खिलाड़ी हाथों की धूल झाड़कर चले गए। कड़कड़ाती ठंड में पेड़ के एक ठूंठ तने पर अपनी कुबड़ी पीठ टिकाए निष्प्राण सा गुरदास शून्य गगन को एकटक देख रहा था। अब वह क्या लेकर घर जाएगा? उसकी प्यारी सी दुकान, जिसकी गद्दी पर वह छोटी सी सगड़ में 3-4 गोबर और कोयले के लड्डू धमकाकर चेस्टनट, अखरोट और चेरी स्ट्रॉबेरी की मोतियों की मोल बेचा करता था, अब उसकी कहाँ थी? महीने की रसद लाने के लिए 5 का नोट भी तो नहीं था।
टप टप कर उसकी झुर्री भरे गालों पर आंसू टपकने लगे। फटी बाह से उसने आंखें पोंछी ही थीं कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर बड़े स्नेह से कहा, वाह दाजियो, आज किसी हौसले से खेलने आए थे, कैसे मर्द हो जी। चलो उठो, घर चलकर एक बाजी और रहेगी। गुरदास ने मुड़कर देखा, उसका सर्वस्व हरण करने वाला महिम भट्ट ही उसे खींचकर उठा रहा था। क्यों मरे सांप को मार रहे हो भट्ट जी, अब है ही क्या जो खेलूंगा। बूढ़ा गुरदास सचमुच ही सिसकने लगा। वाह जी वाह, क्यों नहीं है, असली हीरा तो अभी गांठ में ही बंधा है, लो सिगार पियो। कहकर महिम ने अपनी बर्मी जलाकर स्वयं गुरदास के होंठ से लगा दिया। बढ़िया तंबाकू के विलायसी धुएं के खंखार में गुरदास की चेतना सजग हो उठी। कैसा हीरा भट्ट जी। महिम ने उसके कान के पास मुख ले जाकर कुछ फुसफुसाया और कहा, गुरदास की चोट खाए सर्प की तरफ फुंकार उठा। शर्म नहीं आती रे बामड़, क्या तेरे खानदान में तेरी माँ बहनों को ही दांव पर लगाया जाता है। पर महिम भट्ट एक कुशल राजनीतिज्ञ था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के गहन अध्ययन को उसकी बुद्धि की देशी उस तरह की धार की भांति पैना बना दिया था। मान अपमान की मधुर तिक्त घूंटों में नीलकंठ की भांति कंठ में ग्रहण करते करते वो एकदम भोलेनाथ हो गया था। कड़ाके की ठंड में आहत गुरदास की निर्वीय मानवता को वह कठपुतली की भांति नचाने लगा। पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगा करके अपनी महिमा खो दी थी। देखो, इसी सांकल को जरा झटक देना और मैं खोल दूंगा। निश्चित रहना दाजियो, किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दूंगा। बिना कुछ उत्तर दिए ही गुरदास घर की ओर बढ़ गया। दिन भर वह अपनी छोटी सी दुकान में चेस्टनट, स्ट्रॉबेरी और अखरोट बेचा करता था। उसकी दुकानदारी सीजन तक ही सीमित थी। भारी भारी बटुए लटकाए टूरिस्ट ही आकर उसके मेवे खरीदते। पहाड़ियों के लिए तो स्ट्रॉबेरी और अखरोट, चेस्टनट घर की मुर्गी ही दाल बराबर थी। डंडी मारकर बड़ी ही सूक्ष्म बुद्धि से वह 10,000 जोड़ पाया था। 2,000 शादी में उड़ गए थे। 63 वर्ष की उम्र में उसने एक बार भी जुआ नहीं खेला, किंतु आज लाल के बहकाव में आ गया। लाल उसका भांजा था। हद है मामू, एक दांव लगाकर तो देखो, क्या पता एक ही चोट में 20,000 बना लो, ना हो तो हाथ खोल कर उठ जाना। तू आज भीतर से कुंडी चढ़ाकर खा पीकर सोए रहना। मुझे भीमताल जाना है, उसने पत्नी से कहा, और गबरून के फटे कोट पर पंखी लपेट कर निकलने को था कि कुंदन लगी नथ के लटकन की लटक ने उसे रोक लिया। सुभग नासिका भरी नथ के भार से और भी सुगढ़ लग रही थी। 18 वर्ष की सुंदरी बहू को बिना कुछ कहे भला कैसे छोड़ जाता। अरे सुन तो, कहकर उसने पत्नी को खींचकर छाती से लगा लिया और कहा, तू जो कहती थी ना, पिथौरागढ़ की मालदारिन किसी सतलड़ तुझे गड़वा दूं। भगवान ने चाहा तो कल ही सोना लेकर सुनार को दे दूंगा। बिना कुछ कहे चंदोपति से अपने को छुड़ाकर प्रसाद बनाने लगी। 3 वर्ष से वह प्रत्येक दिवाली पर पति का यही व्यर्थ आश्वासन सुनती आई थी। उधर बूढ़ा लहसुन भी खाने लगा था। ऐसी दुर्गंध आई कि उसका माथा चकरा गया। रिश्ते में बहू लगने पर भी वह चंदो की हम उम्र थी और दोनों में बड़ा प्रेम था। मामी जी, आज खूब मन लगाकर लक्ष्मी जी को पूजना। मामा जी 10,000 लेकर जुआ खेलने गए हैं। अपने सुंदर चेहरे से नथ का कुंदन खिसकाकर वह बोली। जलते घी की सुगंध से कमरा भर गया। हट आई है बड़ी। उन बेचारों के पास 10,000 होते तो कार्तिक में मेरी ही गत होती। फटे सलूके से अपनी बताशे सी सफ़ेद कोहनी निकाल कर दिखाई। तुम्हारी कसम मामी, ये भी तो गए हैं। इन्होंने अपनी आंखों से देखा। चंदो कढ़ाई में पूड़ी डालना भूल गई थी। कल ही उसने एक गरम सलूके के लिए कहा तो गुरदास की आंखों में आंसू आ गए थे। चंदो, तेरी कसम, जो इस सीजन में 1 पैसा नफ़ा मिला हो, ना जाने कहाँ के भिखमंगे आकर नैनीताल में जुटने लगे हैं। अखरोट चेस्टनट क्या खाएंगे, 2 आने की मूंगफली ही लेकर टूंग लेते हैं। मेरा कोट देख, कहकर उसने कोट की फटी खिड़की से कुर्ते की बाहर निकाल कर दिखा दी। तू कहती क्या है बहू, 10,000 उनके पास कहाँ से आएंगे। लो सुन लो। लाल बहू झुंझला कर उठ गई। तभी तो ये कहते हैं मामा जी ने पुण्य किए थे जो मामी जैसी सती लक्ष्मी मिली। मिलती कोई ऐसी वैसी तो जानते कि 20 सैकड़ा क्या होता है। चलूँ भाई, मुझे क्या, तुमसे माया प्रेम है, इसी से ना चाहने पर भी मुंह से निकल जाता है।
वह चली गई तो चंदा सोच में डूबी बैठी रही। सचमुच वह लक्ष्मी थी, सतयुग की सती, जिसका सुनहरा चित्र कलयुगी चौखटे में एकदम ही बेतुका लगता था। 3 वर्ष पहले उसके दरिद्र माता पिता पिथौरागढ़ के अग्निकांड में भस्म हो गए थे। कभी उसने चावल चखे भी नहीं थे। मानिरा के मार्ड से गुजरकर उसने दरिद्र परिवार नष्ट हुआ तो बिरादरी वाले उस अनाथ सरल बालिका को नैनीताल के एक दूर के रिश्ते के ताऊ के मत्थे पटक गए। प्रायः ही वह गुरुदास की दुकान पर सब्जी लेने जाती। कद्दू, मूली और पहाड़ी बंडे के बीच खड़ी उस रूप की रानी पर साहजी बुरी तरह रीझ गए और एक अंधे के हाथ बटेर लग गई। 60 वर्ष के शाह ने सेहरा बांधा तो नैनीताल के उत्साही तरुण छात्रों ने काले झंडे लेकर जुलूस भी निकाला। पर जुलूस के पहले ही पिछवाड़े से साहजी अपनी दुल्हन को लेकर घर पहुंच चुके थे। वह शाह की तीसरी पत्नी थी, इसी से उसका जी करता था कि उसे भी चूल्हे के नीचे अपनी 10,000 की संपत्ति के साथ गाड़ कर रख दे। पर धीरे धीरे उसे सौम्य संत बालिका के साधु आचरण ने उसके शक्की स्वभाव को जीत लिया था। न वह पास पड़ोस में उठती बैठती, न कहीं जाती। गुरुदास दुकान पर जाता तो वह अपने प्रकाश विहीन कमरे में पति की दूसरी बाह के जीर्ण स्वेटर को उधेड़ कर आधी बाह का बनाती, तो कभी आधी बाह के पुराने बनियान के मोजे बनाती। गुरुदास नया ऊन तो दूर सलाइयाँ भी लेकर नहीं देता था। एक बार उसने सलाइयों की फरमाइश की तो चट से गुरुदास ने अपने पुराने छाते से ही मोड़कर विभिन्न आकार की 4 जोड़ा सलाइयाँ बना दी। किंतु पड़ोसिनों और आत्मीय स्वजनों के उभारे जाने पर भी चंदू ने कृपण पति के प्रति बगावत का झंडा नहीं खड़ा किया। उसे सचमुच ही पति के प्रति अनोखा लगाव था। उस लगाव में प्रेम कम, कृतज्ञ ही अधिक थी। किंतु बचपन से वह बूढ़ी दादी और पति परायण माता से पति भक्त का ही उपदेश सुनती आई थी। पति से द्रोह करने वाली स्त्री की ऐसी ही दशा होती है। दादी ने अपढ़ बोली बालिका के कल्याण में चील कौवों से नोची जाने वाली छटपटाती स्त्री का चित्र दिखाकर कहा। फिर गुरदास उसे बड़े ही प्यार से पुचकार कर बुलाता। बड़े से दोने में भरकर जलेबी लाने में वह कभी कंजूसी नहीं दिखाता, और जिसे जीवन के 15 वर्षों में मिठाई तो दूर भरपेट अन्न भी न जुटा हो, उसके लिए नित्य जलेबी का दोना पकड़ाने वाला पति परमेश्वर नहीं तो और क्या होता। गुरदास चंदों के अंधकार में जीवन का प्रथम प्रकाश था। वह अपनी खिड़की से नित्य नवीन साड़ियों में मटकती सीजन की सुंदरियों को देखती तो कभी उसे डहा नहीं होती। गुरदास दुकान से लौटता, संकरी सीढ़ियों पर पति की फटीचर जूतियों की फट फट सुनकर वह आश्वस्त हो उठती। गरम राख के अंगारे से निकालकर आग सुलगाती, चाय बनाकर पति को देती, उंगलियां चाट चाट कर चटकोरे लेती, जलेबी का दोना साफ करती और फिर नित्य मंदिर जाती। मंदिर के रास्ते में उसे प्रायः ही डिग्री कॉलेज में मनचले लड़के वैजयंती माला कहकर छेड़ भी देते, पर उनके फिल्मी गाने, सीटियाँ और हाई हुई से उसे छू भी नहीं सकते। वह सिर झुकाए मंदिर जाती, नित्य देवी से आंखें मूंदकर एक ही वरदान मांगती, मेरा सौभाग्य अचल हो माँ। शायद उसकी सरल निष्कपट प्रार्थना ने बूढ़े गुरदास के समग्र रोगों को एक साथ मोर्चा ले लिया था। उसी बुढ़ापे में वह भी लहलहाने लगा था। पास पड़ोस की स्त्रियों ने गुरदास के कृपण स्वभाव की आलोचना को नित्य नवीन रूप देकर चंदों को भड़काने की कई चेष्टाएं की, पर वे विफल रहीं। रवि, सोम और बुध को चंदो मौन व्रत धारण करती थी। मंगल, शनि को पहाड़ की स्त्रियां मिलने मिलाने कहीं नहीं जाती। बृहस्पति को वे दल बांधकर आती, पर गुरदास का प्रसंग छिड़ते ही चंदो कोई न कोई बहाना बनाकर उठ जाती। आज लाल बहू ने उसका चित्त खिन कर दिया था। जिस पति को देवता समझकर पूछती थी, क्या वही उसे धोखा दे गया? उसका नियम था कि पति के आने तक सदा बैठी रहती। आज भी वह बैठी थी। पति की परिचित पद ध्वनि सुनकर वह उसे असंख्य उपलांभों के बींधने को व्याकुल हो उठी, पर सौम्यता और शील ने उसके चित्त पर काबू पा लिया। हंसकर वह पति का स्वागत करने बढ़ी, पर पति के सूखे चेहरे ने उसे पीछे धकेल दिया। हार तो नहीं गए? चंदो, गुरुदास का गला भर्रा गया। 10-11 दिए अभी भी टिमटिमा रहे थे। उन्हीं के अस्पष्ट आलोक में पति के कुम्हलाए चेहरे को देखकर चंदो का हृदय असीम करुणा से भर गया। ममता को अपने पाले कुत्ते पर भी हुआ थी, फिर वह तो उसने पालने वाला स्वामी था। तो जल्दी पंखी डालकर चल मेरे साथ। कहाँ चलने को कह रहे हैं इतनी रात? बिना कुछ कहे चंदू ने अपनी गूंगी दृष्टि पति की ओर उठाई। तुझसे झूठ नहीं बोलूँगा चंदो,
8,000 और दुकान सब हार गया हूँ। महिम कहता है कि घर की लक्ष्मी को बगल में बिठाकर दांव फेंकूं तो शायद जीत जाऊं। चलेगी ना? वह गिड़गिड़ाने लगा। सरल निष्कपट चित्त के दर्पण में संसार की कलुषित फरेबी चालें कितनी स्पष्ट होकर निखर आती हैं। चंदो पलक मारते ही सब समझ गई। आधी रात को उसका पति उसे महिम भट्ट के यहाँ दांव पर लगाने के लिए ही जा रहा है। 2 ही दिन पहले वह मंदिर के द्वार में महिम भट्ट से टकरा गई थी। कैसा सुदर्शन व्यक्ति, किंतु कैसी कुख्याति थी उसकी। पास पड़ोस में नित्य ही वह उसे दुर्दांत कामी स्वभाव की बातें सुनती। वह युवती विधवाओं के लिए व्याघ्र था। कितनी ही अल्हड़ किशोरियां उसके वैभव और व्यक्तित्व से रीझ कर लट्टू से घूमने लगीं। फिर भी न जाने अन्यायी में कैसा जादू था, एक बार देखने पर सहज ही दृष्टि नहीं लौटी थी। चल चल चंदो, देर मत कर। उसे अपनी फटी पंखी में लपेट कर ताला लगाए गुरदास उसे निर्जन सड़क पर खींच ले गया। महिम भट्ट के पिछवाड़े से होकर दोनों उसके गुप्त द्वार पर खड़े हो गए। लोहे की विराट सांकल पर लगी छोटी सी घंटी को दबाते ही द्वार खुल गया। आइए भौजी, आइए आइए, मेरे अहोभाग्य जो कुटिया को पवित्र किया। महिम के काले ओवरकोट से उठती सुगंध की लपटों ने चंदो को बांध दिया। एक संकरी गैलरी को पार कर तीनों महिम की कुटिया के दीवान खाने में पहुंचे तो उसका वैभव देखकर चंदो दंग रह गई। छत से एक अजीब झाड़ फानूस लटक रहा था, जिसकी नीलभ रोशनी में फटी पंखी में लिपटी कृष्णकाया चंदो बुत सी खड़ी रह गई। बैठो बैठो भौजी, लो गर्म कॉफ़ी पियो। पास ही धरे कीमती थर्मस से कॉफ़ी डालकर महिम ने कहा। चंदो सकुचाकर पति की ओट में छिप गई। ओहो दाजियो, ऐसे हीरे की तो इस गुदड़ी में ना छिपाया होता। ठीक ही तो कहते हैं, गुदड़ियों में ही लाल छुपे होते हैं। लो भौजी, ये शॉल ओढ़ो। यह पंखी तो तुम्हारे अपमान कर रही है। अपना कीमती पश्मीना उसकी ओर बढ़ाकर महिम ने कहा। लज्जावनत चंदो ने प्याला थामा तो दोनों हाथों से पकड़कर ओढ़ी गई पंखी नीचे गिर गई। नीचे क्या गिरी कि कृष्ण मेघ को चीरकर धौत चंद्रिका चिटक गई। सब भूल भाल कर महिम उसे ही देखता रहा। ऐसा रूप, क्या रंग था, क्या नक्श था। बिना किसी बनावटी उतार चढ़ाव के चंदन सी देह का काया अपूर्व गठन था। अच्छा, अब देर कैसी भट्ट जी, हो जाए आखिरी दांव। गुरुदास ने प्याले की चीनी को उंगली से चाट कर कहा। क्यों नहीं महिम। महिम ने चांदी के पानदान से कस्तूरी बीड़ा दोनों की ओर बढ़ाकर कहा। दांव तो लगा रहे हो दाजियो, पर क्या भाभी से पूछ लिया है? विजयी मुंह फट उद्यम यौवन की चोट से गुरुदास की जर्जर काया कांप उठी। बुरा मान गए दाजियो, महिम ने बीड़े से गाल फुलाकर कहा। हिसाब किताब साफ रखना ही ठीक होता है। देखो भाभी, दाजियो आज सब मुझसे हार गए हैं, तुम्हें ही दांव पर लगाने आए हैं। जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें हार जाऊं। हो सकता है तुम्हारी शकुनिया देह की बाजी इन्हें खोए। 8,000 दिलाकर एक बार फिर मेवे की दुकान पर बिठा दे। पर अगर हार गए तो तुम आज की रात से मेरी रहोगी। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक या रात्रि पर मेरा अधिकार होगा। मैं इसका विवेश प्रबंध रखूंगा कि तुम्हारे पति की हार और मेरी जीत का भेद प्राण रहते हम तीनों को छोड़ और कोई भी ना जान पाए। हमारी अटूट पति भक्ति का बड़ा दबदबा है और इससे मुझसे बड़ी मदद मिलेगी। तुम्हारे पति यदि हार गए तो। बीच ही में महिम को रोककर गुरुदास क्रोध से कांपता खड़ा हो गया। गुस्सा आने पर बलगम का घोल घर घर कर पुरानी जीप के इंजन की भांति उसके गले में घरघराने लगता। अवरुद्ध कंठ से दोनों मुट्ठियां भींचकर वह बोला, मैं कभी हार नहीं सकता, कभी नहीं। अच्छा, भगवान करे ऐसा ही हो दाजियो, जल्दी क्या है, बैठो तो सही। मुस्कुराकर महिम ने उसे हाथ पकड़कर बिठा दिया और ओवरकोट उतारकर पत्ते हाथ में ले लिए। गरम धारीदार नाइट ड्रेस में सुदर्शन तेजस्वी नरसिंह महिम भट्ट पान और दोखते से अपने विलासी अधरों की मुस्कान बिखेरता गावत किए के सहारे लेटा पत्ते बांटने लगा। दूसरी ओर गबरून की कोट की फटी कोहनियों से लहसुन की गांठ सी हड्डियां निकाले दुरंगी मफलर से अपनी लाल गीली नाक को बार बार पोंछता गुरुदास जोर से देवी कवच का पाठ कर रहा था। पत्ते बटे, चालें चली। गुरुदास के बूढ़े चेहरे पर सहसा जवानी झलकने लगी। खुशी से झूम कर बूढ़ा नाच कर महिम के सामने ही चंदो को पागलों की तरह चूमने लगा। वह बेचारी लज्जा से मुंह ढांप कर पीछे हट गई। ठीक है दाजियो, दिल के अरमान निकाल लो, फिर मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया।
अपने पत्तों को चूमकर महिम ने माथे से लगाकर कहा, अभी जा हट, आया बड़ा मौका देने वाला। ऐसे पत्ते ब्राह्मणों के पास नहीं आया करते, वैश्य पर ही लक्ष्मी जी कृपालु होती हैं। गुरुदास ने फिर नाक पोंछकर कहा, क्यों नहीं, पर मैं तो तुम्हें आगाह किए दे रहा हूँ। दाजियो जरा संभल के आना, यहाँ भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं। महिम ने चाल तिगुनी की। पत्तों को बार बार चटकारे लेकर चूमता वह चंदो की ओर देखकर ऐसी दृष्टा से मुस्कुरा रहा था जैसे पत्तों को नहीं उसे चूम रहा हो। गुरदास ने देख लिया और गुस्से से भरभरा कर वह पत्ते पकड़कर उठ गया। उसका शक्की स्वभाव अब तक खेल की उलंघन में कुंडली मारे सर्प की तरह छिपा था। देखो, हम ताश खेलने आए हैं, इशारेबाजी देखने नहीं। वाह यार दाजियो, कैसे खिलाड़ी हो, ट्रेल आने पर ही पत्ते चूमे जाते हैं। महिम के स्वर में अहंकार था। किसे सुना रहे हो गुरु, यहाँ भी ट्रेल है। बूढ़ा बुरी तरह हाँफने लगा। कोई बात नहीं, इसमें घबराहट कैसी, लाखों ट्रेल देखी है शाहजी। द्युत क्रीड़ा के छिपे दानव ने दोनों का सहसा विवेक की चट्टान से बहुत नीचे पटक दिया। चंदो बेचारी के लिए सब कुछ नया था। वह दोनों हाथ गोदी में धर आंखें फाड़ कर दोनों को देख रही थी। उसकी विस्फारित भोली दृष्टि देख महिम ने से रहा नहीं गया। तो लो दाजी, खोलो पत्ते। इसने 100 का नोट फेंका और अपने पत्ते भी खोल दिए। 3-3 इक्कों की ट्रेल ने बूढ़े की छाती से 3 नंगी सिंगीनें घुसेड़ दी। उसके हाथ से गिरी पान, हुक्म और ईंट की बेगमें जमीन पर सिर धुन रही थीं। वाह वाह, 3 बेगमें भी तुम्हारी चौथी बेगम को नहीं बचा सकी, महिम ने हंसकर कहा। गुरदास कुछ देर पत्थर की तरह बैठा रहा, फिर अपने गंदे रुमाल से आंख और नाक की जलधारा पोंछता एक बार चंदो की ओर देखकर बुरी तरह से सकता किसी पिटे भालू की भांति गिरता पड़ता बाहर निकल गया। महिम ने कुंडी चढ़ा दी और बड़े प्यार से चंदो की नुकीली ठुड्डी हाथ में लेकर बोला, भाभी आज से मैं जुआ नहीं खेलूंगा। जानती हो क्यों? आज संसार की सबसे बड़ी संपत्ति जीत चुका हूँ। बड़ी देर बाद कार्तिक की ओस भीनी रात्रि के अंतिम प्रहर में कांपती चंदो को उसके ग्रह के जीर्ण शीन तक पहुंचाकर महिम तीर की भांति लौट आया। वह कमरे में पहुंची तो कमरा खाली था। गुरुदास तड़के ही उठकर पाषाण देवी के मंदिर में नित्य मत्था टेकने जाता था। वह चुपचाप फटी रजाई सिर तक खींचकर सो गई। कैसी नींद आई थी, बाप रे बाप। मामी उठो, गजब हो गया। लाल बहू का कंठ स्वर सुनकर वह हड़बड़ा कर उठी। मामा जी ताल में कूद गए। मंदिर के पुजारी ने देखा, कांटा डाला है पर लाश नहीं मिली है। नाश हो उन जुआरियों का, बेचारे को लूट पाट कर धर दिया। स्तब्ध चंदो द्वार की चौखट पकड़े ही धम से बैठ गई। किसने उसका सिंदूर पूछा, किसने चूड़ियाँ तोड़ी और कौन नोच कर मंगलसूत्र तोड़ गई, वह कुछ भी नहीं जान पाई। वह पागलों सी बैठी थी। राम राम, बेचारा 8,000 नकद और दुकान सब कुछ ही दांव में हार गया। वही धक्का उसे ले गया। पंडित जी कह रहे थे 16 बरस से मेरा यजमान था, बड़ा नेक आदमी था। अब तक चुप बैठी चंदो दोनों घुटनों में माथा डालकर जोर से रो पड़ी। एकाएक जैसे उसे रात की बिसरी बातें याद आई। दुकान और 8,000 का धक्का नहीं, उसके पति को जिस दूसरे ही दांव की हार का धक्का ले गया था, उसे क्या कभी कोई जान पाएगा? तो दोस्तों, ये अंत था इस कहानी का। साथ जुड़े रहिए और नई कहानियाँ सुनने के लिए।